तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण दोस्तों एक क्या होता है? ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब ये आकर्षित बल है जो एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो चंद्रमा को आकर्षित कर रही है, इसीलिए क्या है कि वो दोस्तों एक परिपथ के अंदर एक उपग्रह के रूप में पृथ्वी के बाहर चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है। किसके कारण? वो एक गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर हम पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं तो एक स्थित व्यवस्थित व्यवस्था में है, मतलब स्थिर व्यवस्था में है, तो उसका एक ही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी के कारण हम पृथ्वी के ऊपर स्थिर हैं, अन्यथा हम भी पलायन कर जाएंगे। तो क्या होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल? मैं आपको इतना ही बताऊंगा। जैसे न्यूटन ने बताया था, आम के पेड़ के नीचे बैठा था, उस टाइम पर एक आम नीचे गिरकर पड़ा था और उसी टाइम उसने सोचा था कि ये नीचे क्यों पड़ा। ये सब कहानी हमने वहाँ पर सुन ली है, जो हमारा स्कूल टाइम यानी एकेडमी की शिक्षा हुई थी उस टाइम। अब हमसे मेन इसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेन पूछे जाते हैं। तो यूनिवर्सल जो हमारा जो सार्वत्रिक नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का, तो उससे इसके नियम पूछे जाते हैं। एक हमारा जो गुरुत्व त्वरण का मान जी का मान है वो किस प्रकार से आता है, और जो गति के नियम है वो गुरुत्व त्वरण के रूप में किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे एक हमसे पूछे जाते हैं, जैसे लिफ्ट होती है तो लिफ्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारीता वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है। सबसे पहले हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। तो ग्रेविटेशनल का जो यूनिवर्सल जो फॉर्मूला होता है, जो यूनिवर्सल जो लॉ होता है यानी कि नियम होता है, जो रूल होता है, उसके बारे में इसके अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये जो नियम है ये काम करेगा। जैसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस नियम के बारे में हम बता दें, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक पिंड दूसरे पिंड की ओर आकर्षण फोर्स लगाता है, उसे ही क्या होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। एक पिंड दूसरे पिंड कोई और जो आकर्षण फोर्स लगाता है उसी को क्या कहेंगे हम? गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। तो ये ही इसकी मेन डेफिनेशन है। तो इसके अंदर न्यूटन ने क्या बताया था? जैसे एक पिंड ले लिया हमने, ये पिंड ले लिया, ये बड़ा पिंड ले लिया है, ये एक छोटा पिंड ले लिया हमने, इसका द्रव्यमान हम कैपिटल M मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं स्मॉल m। तो ये क्या हो गए दोस्तों? हमारे पास दो पिंड हो गए। और न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होगा दोस्तों? ये दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, क्योंकि न्यूटन ने बताया था ब्रह्मांड में हर एक चीज एक दूसरे की ओर एक आकर्षण फोर्स लगा रही है। तो ये दोनों भी अपनी ओर एक आकर्षण फोर्स लगाएंगे और इनके जो बीच की दूरी होगी वो हम d से डिनोट कर लेते हैं। अब न्यूटन ने क्या बताया था दोस्तों? उसने बताया कि जो दोनों पिंडों का जो मास है, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, तो इनके ऊपर जो बल लगेगा, इनके ऊपर जो बल यानी कि फोर्स लगेगा, वो इन दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब ये है समानुपाती, और उसके दोनों पिंडों का मान लिया, इसका द्रव्यमान कैपिटल M, इसका स्मॉल m, तो इन दोनों गुणनफल के क्या हो गया? ये समानुपाती हो गया। इसी प्रकार जो इनके जो बीच की दूरी है वो इस फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होगी दोस्तों। और वो कैसे? इस फोर्स के ये जो d दूरी है इसका वर्ग है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे ये फोर्स है और इसके व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? ये 1/d², मतलब इसकी दूरी है उसका वर्ग फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमें दूसरा समीकरण में बताया गया है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो यहीं से बनेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, उसके बाद हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर F ले लिया यानी कि फोर्स, और उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों? इन दोनों समीकरण को मिलाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल M, ये स्मॉल m, और ये हो जाएगा d²। तो ये हमारा फोर्स यहाँ पर निकलता है। लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है दोस्तों ये फॉर्मूला, क्योंकि एक नियतांक इसके अंदर आकर जुड़ेगा जो होगा कैपिटल G। ये होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो यूनिवर्सल नियतांक है वो कैपिटल G होता है, जिसे हम क्या है, जिसका मान होता है 6.67 इंटू द 10⁻⁻11, और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर।
आप एक बार इसके ऊपर मत जाएगा, इसकी यूनिट ये कैसे आई, इसको मैं पूरे को सोल्व करके बताऊंगा। पहले हम सीधा ये यहाँ पर रखेंगे तभी ये कंप्लीट होगा, क्योंकि इसके नियतांक के बिना जब भी हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इनकम्प्लीट हो गया, और क्वेश्चन है वो उसका जो मान होगा वो सही नहीं बैठेगा। इसलिए क्या है, एक बार इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ये फोर्स हो गया, और इसके बराबर हम क्या लेंगे, कैपिटल जी, जो सार्वत्रिक नियतांक होता है गुरुत्वाकर्षण का, उसे हम यहाँ पर उतार लेंगे। और ये हमारा कैपिटल एम था, और ये स्मॉल एम, और ये डी स्क्वायर। तो हमारा जो फोर्स लगता है दो पिंडों के मध्य, जो ब्रह्मांड में जो दो पिंड हैं वो कोई भी पिंड हो सकते हैं, उनके जो मध्य जो फोर्स लगता है वो लगता है Gmm/d²। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ से तैयार होकर आता है। यही न्यूटन ने बताया था कि जो दो पिंडों के बीच जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा, ये इक्वेशन सोल्व करके बताया था। जैसे हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में देखें तो इससे हम उसे सोल्व कर सकते हैं, वो हम सोल्व भी करके दिखा देंगे आपको। तो उससे पहले हम क्या कहते हैं दोस्तों, पहले जी का मान निकाल लेते हैं। जी का मान न्यूटन मीटर, ये जैसे यूनिट कैसे आई आपको इसमें कंफ्यूज होगा अन्यथा। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, जी को बाहर ले लेंगे, ये जी को बाहर ले लिया तो एफ इसे मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर चला जाएगा, ये एफ ऊपर आ गया और ये डी स्क्वायर ऊपर आ गया, और ये एम क्या है दोस्तों, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम नीचे आ गया। तो ये है हो गया हमारा दोस्तों जी का मान। जी क्या होता है दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक होता है, जो सार्वत्रिक नियतांक, तो वो होता है जी। तो जी का मान कैसे आया देखिएगा, फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और मीटर दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, तो मीटर की स्क्वायर, और एम द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है दोस्तों किलोग्राम, और कितने द्रव्यमान है 2, इसलिए न्यूटन किलोग्राम द्रव्यमान, ये इसकी यूनिट जी की यूनिट इस प्रकार से यहाँ पर आती है। तो इस प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है ये हर पिंड पर लगता है। इसका मतलब है जो ये फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स मेन नियम ये बनकर आया है दोस्तों, जो ये फोर्स लगता है किसी भी पिंड के ऊपर, दो पिंडों के ऊपर, तो वो कहाँ कैसे लगेगा दोस्तों, वो लगेगा Gmm/d²। तो ये न्यूटन ने हमें बताया था। तो ये इक्वेशन है, ये हमारी यहाँ से सोल्व हो गई। इसके अनुसार अगर हम देखें कि हमारी पृथ्वी है वो चांद के ऊपर कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, ताकि चांद अपनी जो कक्षा है उसके अंदर परिक्रमण करता रहे, और जो हमारा कक्षा है चांद की, उसे छोड़कर बाहर ना जाए। इसलिए क्या होता है कि दोस्तों जो पृथ्वी है वो एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। क्योंकि दोस्तों जैसे देखिएगा, हमने मान लिया मैंने कोई रस्सी ली, उसे यूँ पकड़ा, और एक रस्सी को मैंने पत्थर बांधा और उसे यूँ 36 दिशा में मैं घुमा रहा हूँ। तो घुमा रहा हूँ तब तक मैं उसे घुमा रहा हूँ दोस्तों, तब तक तो वो क्या है कि एक वर्ताकार पथ में, जैसे ये रस्सी ली मैंने और यहाँ पत्थर बांधा और मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो तब तक मैं रस्सी को पकड़े रखता हूँ, तब तक तो रस्सी क्या होता है दोस्तों, ऐसे यहाँ पर वर्ताकार पथ में घूमती रहती है। और जैसे ही मैं रस्सी को मान लिया यहाँ पर आकर छोड़ता हूँ, तो वो ऐसे सरल रेखीय गति कर यहाँ पर छोड़ता हूँ, तो ऐसे यहाँ पर ऐसे सरल रेखीय गति करके वो बाहर चली जाती है। क्योंकि ये पहले बार क्यों नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर इसका अभिकेंद्रीय बल लग रहा था, अभिकेंद्रीय बल, तो एक अभिकेंद्रीय बल इसके अंदर काम कर रहा था। इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी चंद्रमा के ऊपर एक अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य कर रहा है, ताकि चंद्रमा का हमारी पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहे, वो उस कक्षा को छोड़कर ना जाए। अगर ग्रेविटेशन ग्रह जो हमारी पृथ्वी का जी है, जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको वो अगर चला जाए, तो हम जो पृथ्वी की सतह के ऊपर हैं हम भी सब यहाँ पृथ्वी से पलायन कर जाएंगे, अगर जी का मान 0 हो जाए तो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल की तरह हमारा जी यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये तो हो गया, आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि इससे हम दो पिंडों के बीच में जो फोर्स लगता है वो निकाल सकते हैं, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी का, तो चलिए हम निकाल कर आपको बताते हैं। इसी से जैसे इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, फोर्स निकालना हमें चंद्रमा के बीच और पृथ्वी के बीच, तो यहाँ पर हम F लेंगे। और जी का मान हमें अभी अभी निकाला था दोस्तों, यहाँ पर जी का मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कैपिटल एम है दोस्तों पृथ्वी का मास। और पृथ्वी का मास कितना होता है दोस्तों, पृथ्वी का मास यानी पृथ्वी का द्रव्यमान होता है
वो होता है 6.6 इंटू 10⁻24 यानी 24। और जो हमारे चांद का जो वो होता है दोस्तों मास, वो आपको याद रखना है, उसका द्रव्यमान, चांद का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 7.4 इंटू 10⁻22। ये दोस्तों हमारे चांद का मास होता है। और जो दूरी होती है चंद्रमा और जो पृथ्वी के बीच की दूरी होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है दोस्तों 3,84,000 किलोमीटर। तो इसे हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान हमेशा क्या होता है? दूरी का मात्रक m होता है, इसकी यूनिट m में आती है। तो इसे हम क्या करेंगे? 3,84,000 को क्या करेंगे? 1000 से मल्टीपल करेंगे। 1000 से मल्टीपल हुआ तो 3 ये और 3 ये, और यहाँ से हम कॉमा लगा देंगे, तो इसे हम कर देंगे 3.84 इंटू 10⁸। और क्योंकि ये d स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व कर लेंगे तो दोस्तों हमें पता लग जाएगा कि पृथ्वी है वो चंद्रमा के ऊपर कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। तो इसे हम जब सोल्व करते हैं तो लगभग हमारा 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन फोर्स, हमारा लगभग इतना फोर्स है वो पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर लगाए हुए है, जिसे कि चंद्रमा अपने कक्ष में एक परिक्रमण करता रहता है। तो इसी के कारण दोस्तों ये जो फोर्स लग रहा है हमारी पृथ्वी की तरफ से चंद्रमा के ऊपर, तभी चंद्रमा जो पृथ्वी के बाहर से चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अट्रैक्शन फोर्स किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा हमारा होगा जी का मान कैसे निकालते हैं। हम जी का मान बोले तो गुरुत्व त्वरण निकालना पड़ता है हमें, त्वरण। अब हम सेकंड नंबर पर निकालेंगे गुरुत्व त्वरण। अभी हमने जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम निकालते हैं गुरुत्व त्वरण। तो एक बार इसे मैं इरेज कर देता हूं जो क्वेश्चन लिया था हमने। अब हम देखते हैं दोस्तों इसी एक फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ये फॉर्मूला बन के आया था यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला बनकर आया था हमारा जो अट्रैक्शन जो फोर्स निकालने का है, तो इससे हम क्या करते हैं गुरुत्व त्वरण का मान निकालते हैं। हमें पता है गति का जो दूसरा समीकरण है उसमें हमने देखा था F बराबर होता है m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का, ये हमने वहां पर देखा था। इसी को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन है दोस्तों, जो त्वरण है वो पृथ्वी के ऊपर हम उसको देखेंगे जी की अकॉर्डिंग, यानी कि जो गुरुत्व त्वरण के रूप में। तो यहाँ पर हम इसे जी के रूप में लिखेंगे एम जी, एफ बरोबर लिखेंगे इसे हम एम जी। तो यहाँ पर एफ बरोबर हम यहाँ पर एम जी उतार लेते हैं। बरोबर में क्या है कैपिटल जी एंड कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एम से यहाँ पर स्मॉल एम को काट देते हैं और जी बरोबर हम करते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी। तो पृथ्वी की अपेक्षा में अगर हमें जी का मान निकालना, डी होती है दूरी, और दूरी को हम ले लेंगे त्रिज्या के रूप में। तो इसे हम कर देंगे डी को आर, यानी पृथ्वी की त्रिज्या होगी वो डी के रूप में हम यहाँ पर लिख लेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। जी बरोबर होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा दोस्तों। जो जी का जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इससे हम जी की वैल्यू को क्या है दोस्तों यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे हम इसे जी की वैल्यू को हमें निकालना है तो क्या करेंगे, पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर हम लिख देंगे जी बराबर, जी का मान हमें कैपिटल जी का मान हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11, और एम कैपिटल एम है दोस्तों ये पृथ्वी का मास है, तो इसका हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻24 होता है, 10⁻24। और उसके बाद है आर स्क्वायर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है वैसे तो एकदम शुद्ध रूप से ना मापे तो हम 6373 किलोमीटर होती है, लेकिन यहाँ पर हम उसे 6400 किलोमीटर मान लेते हैं, 6400 किलोमीटर। और उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीपल कर देंगे, और यहाँ पर इसकी स्क्वायर है तो इसे फिर से यहीं ऐसे ही लिख देंगे।
और तब हम इसे जब सोल्व करेंगे तो हमारा मान आंसर आएगा वो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड के लगभग हमारा आंसर है वो आएगा। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण है, यानी ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, इसे जी ई भी लिख सकते हो क्योंकि ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। जी ई का मान इस प्रकार से ज्ञात होता है। तो ये हुआ हमारा समीकरण है, उनको हमें ज्ञात करना है, नियम नहीं। तो पहला जो समीकरण होता है वो v बराबर होता है u प्लस AT, और दूसरा समीकरण होता है वो होता है विस्थापन यानी s, उस s बराबर होता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण हमारा होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने पिछले जो टॉपिक है गति के उसके अंदर पढ़ लिया था। ये गति के 3 नियम होते हैं। तो इसी के सापेक्ष क्या होता है जो दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो किस प्रकार से गति कर रही है, जी के सापेक्ष यानी गुरुत्व त्वरण के सापेक्ष। तो जी हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा, और जिस हाइट से वस्तु फेंकी गई है वो जैसे विस्थापन के रूप में हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ए एक्सेलरेशन है उसे तो हम गुरुत्वीय त्वरण के रूप में ले लेंगे, जो हमारा त्वरण है उसे गुरुत्वीय त्वरण के रूप में लेंगे, तो हम इसे जी से लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब त्वरण होता है, ए एक्सेलरेशन। तो अब हमें पृथ्वी के सापेक्ष क्या लेना है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसे हम जी से डिनोट करेंगे। और जो हमारा विस्थापन होता है एस, तो विस्थापन अब हम दोस्तों पृथ्वी से या तो ऊंचाई होगी या उससे गहराई होगी, तो उसे हम एच के रूप में लेंगे यानी कि हाइट के रूप में। तो एच की जगह एच और जी की जगह ए की जगह एच यहाँ पर हम डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो जब भी हमें पता है कि जी ऊपर की ओर, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान घटता है और नीचे की ओर जाने पर भी जी का मान घटता है। अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान घटेगा तो हमारा ये फॉर्मूला भी माइनस में होगा, और अगर जी का मान बढ़ रहा है यानी ऊपर से कोई चीज पृथ्वी की तरफ आ रही तो जी का मान बढ़ेगा, तो हमारे फॉर्मूले में प्लस का सिंबल्स होगा, अगर घट रहा है तो माइनस का सिंबल होगा। तो यहाँ पर अगर बढ़ रहा है यानी जी है वो पॉजिटिव कब होगी, हमारी जी पॉजिटिव कब होती है दोस्तों, और जी नेगेटिव कब होती है वो देखते हैं। जब वस्तु दोस्तों ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है मतलब वो जी से ऊपर की ओर जाएगी तो जी का मान घट रहा है, मतलब उसके विपरीत जा रही है तो जी का मान घटेगा। जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर जा रही हो, और जब वस्तु, तो दोस्तों यहां पर जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो तो यहां पर माइनस होगा, मैंने उल्टा लिख दिया, ये इधर लिखना था तो इसी ही हम प्लस कर देते हैं। ऊपर की ओर जा रही है तो वस्तु क्या होगी, नेगेटिव होगी उसकी जी, तो यहां पर जी का मान नेगेटिव होगा ऊपर की ओर जा रही है। और नीचे की ओर, नीचे की ओर जाने पर, तो आपको पता है दोस्तों जब वस्तु क्या है, पृथ्वी अपनी ओर हर चीज को आकर्षित कर रही है, तो अगर ऊपर से कोई चीज गिराएंगे हम तो जी का मान पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे की ओर आएगी तो जी पॉजिटिव होगी, ऊपर की ओर जाएंगे तो जी नेगेटिव होता जाएगा। अब इन्हीं समीकरणों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे पहला समीकरण हमने लिया तो v बराबर क्या होता है दोस्तों, v बराबर होता है u प्लस ए की जगह हम अब g लगाएंगे क्योंकि हम त्वरण का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये हो गया पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसका इस्तेमाल हम करें। तो पहला फॉर्मूला तो हमारे सामने ये आ गया। जब, लेकिन ये क्या है कि ये जब नेगेटिव हो रही हो तो नेगेटिव में यहाँ पर सिंबल भी हम यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे। और दूसरा नंबर पर आएगा हमारा वो विस्थापन वाला, तो एस की जगह हम लिखेंगे एच, एच बराबर यू टी, और ये क्या होगा, ऊपर की ओर जा रही है तो माइनस होगा, -1/g, ए की जगह हम जी लिखेंगे, टी की जगह टी लिख देंगे, टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला हमारे सामने बनकर आएगा v स्क्वायर बराबर u
अब यहाँ पर प्लस की जगह हम माइनस लेंगे क्योंकि चीज़ ऊपर की ओर जा रही है, तो -2, ए की जगह हम क्या लेंगे जी, एच की जगह क्या लेंगे हम एच। तो ये तो हमारा जब वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इन समीकरणों से हम क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जब नीचे की तरफ हम फेंकेंगे तो ये अब समीकरण बनाएंगे हम v, तो v बराबर होगा u, क्योंकि अब नीचे की ओर आ रही है तो प्लस होगा, तो प्लस a की जगह g और t। ये क्या हो गया, ये यहाँ पर माइनस था, ये प्लस, अब इसमें सिंबल बदलना है बस। तो h बराबर क्या करेंगे हम ut प्लस में 1/2 gt स्क्वायर, और यहाँ पर हम कर देंगे v स्क्वायर बराबर u प्लस 2gh। तो देखिएगा दोस्तों, ऐसे हमारे सभी क्वेश्चन हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे। जैसे हमने कोई चीज को 10 मीटर ऊपर फेंका तो वो कितनी देर बाद नीचे आकर गिरेगी, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इन फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे। अगर हमने ये देख लिया कि एक चीज को हम किसी वस्तु को ऊपर से फेंका, अगर वो 2 सेकंड के अंदर नीचे आकर गिर जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार इसे हम इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु है, वो मैंने 10 मीटर फेंकी और वो 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाकर नीचे फिर से गिर गई, तो 10 मीटर ऊंची वस्तु फेंकी, मतलब नीचे से मैंने एक वस्तु को फेंका, वो 10 मीटर ऊंची गई। तो अब मुझसे इसी में पूछ लिया जाता है कि मैंने प्रारंभिक उसको कितनी स्पीड दी ताकि वो प्रारंभिक, मैं आपको एक बार और बता देता हूं दोस्तों, प्रारंभिक वेग होता है हमारा u से और अंतिम वेग होता है हमारा v। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि मैंने उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग मैंने उसने कितनी स्पीड से फेंका, तो प्रारंभिक वेग होता है दोस्तों u। प्रारंभिक वेग ज्ञात करना। और फिर दूसरे नंबर पर यह पूछ लिया जाता है दोस्तों, उस वस्तु को 10 मीटर की हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, तो हमसे टाइम पूछ लिया जाता है, यानी समय, और हाइट हमें दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं दे क्या रखा है। हमें हाइट दे रखी है 10 मीटर, h बराबर हमें दे रखा है 10 मीटर, g का मान हमें पता है दोस्तों 9.8 होता है। ये अभी हमने सोल्व करके देखा है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस फॉर्मूले में इन दो मानों को रख करके देखते हैं हम क्या प्रारंभिक वेग निकाल पाते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं प्रारंभिक वेग निकालने के लिए हमें हाइट दे रखी है और जी दे रखी है। इसमें देखिएगा दोस्तों, हमें वी भी दे रखा है, जी भी दे रखा है और एच भी दे रखा है। तो इस फॉर्मूले से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वी क्या होता है दोस्तों, वी अंतिम वेग होता है। और अंतिम वेग क्या होता है दोस्तों, जब अंतिम वेग 10 मीटर ऊंचाई तक ही गई, कोई वस्तु मैंने फेंकी वो 10 मीटर ऊंचाई तक गई, उसके बाद नहीं गई, तो उसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 होगा, तभी तो वो वस्तु वापस से नीचे आने लगी। तो v बराबर क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले से हम इसे निकाल कर देख लेते हैं। तो एक बार हम देखते हैं, v बराबर 0 रख दिया हमने, 0 की स्क्वायर, u का मान हमें निकालना है तो u लगा दिया, और ये है माइनस, और ये क्या है दोस्तों 2gh। तो 2 का मान दिया हुआ है हमारे सामने और g का मान दिया हुआ है हमारे सामने 9.8 इंटू h दी हुई है 10 मीटर। तो इसका तो कोई अब मतलब नहीं रहा, ये 0 हो गया। तो अब हम इधर से u को इधर ले आए, तो u बराबर होगा 2 इंटू 9.8 इंटू 10। तो इसका मान क्या निकल कर आएगा दोस्तों, ये टोटल हम करेंगे तो 9.8, ये 98 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करते ही, ये कोमा है ये हट जाएगा, और ये 98 दूनी 196 हो जाएगा। ये v स्क्वायर है दोस्तों, u स्क्वायर है दोस्तों, इसमें सॉरी गलती हो गई थी मुझसे। अब ये u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये u स्क्वायर बराबर यहाँ पर होगा 196, और 196 वर्ग होता है किसका, वो होता है 14 का। तो u बराबर हमारे सामने आ गया 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग हमारा होगा दोस्तों u बराबर 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा प्रारंभिक वेग हमारे सामने आ गया।
अब अगर हमें इसका टाइम निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं, टाइम भी हम निकाल सकते हैं। इसका आंसर हमारे सामने आएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हमें टाइम निकालना है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो v बरोबर हमारे पास है v बरोबर u माइनस जी टी। तो v तो हमारा 0 हो गया, तभी वो वस्तु नीचे गिरी है। और u हमारे पास 14 हो गया, 14, और ये है माइनस 9.8। t हमें ज्ञात करना है, तो t ज्ञात करना है तो t को इधर लेकर आएंगे हम। t बरोबर क्या होगा 14/9.8, ये होगा मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा होगा टाइम, जिसे हम सेकंड से डिनोट करते हैं। तो इतना टाइम हमारे सामने निकल कर आएगा। 14 में से ये 14 उसमें 98 का डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे सामने जो इसका आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई बहुत ज़्यादा पूछती है, तो ऐसे इसी में से कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर देख सकते हो। जैसे अब इस फॉर्मूले से भी आप कोई सोल्व करके देख सकते हो। मैं जो ये न्यूमेरिकल का अलग से एक टॉपिक आएगा, एक पूरा वीडियो बनेगा, उसके अंदर ये सभी इक्वेशंस है, इनसे क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। लेकिन अभी इसका जो चैप्टर चल रहा है इसमें हम एक ही क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको हर एग्जाम वालों को ये पता लग जाए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जी का मान है उसके पहलू देखेंगे बार बार कि कौन कौन से पहलू होते हैं जिससे कि जी का मान हमें किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है। जैसे हमने अभी अभी देखा था जो स्मॉल जी है, यानी जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमने देखा था Gm/d² या r² था। तो इसी से हमें क्या है कि कई प्रकार से क्वेश्चन है वो घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। हमें ये पूछ लिया जाता है अगर जी का मान कहाँ पर घटता है और कहाँ पर बढ़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पृथ्वी के ऊपर जाने से भी पृथ्वी जो धरातल है उसे ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है और नीचे जाने पर भी। ऊपर और नीचे जाने पर घटता क्यों है अब मैं आपको एकदम आराम से समझाऊंगा। तब क्या है कि एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब घटता है कब बढ़ता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अभी यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी की भूमध्य रेखा ये है भूमध्य रेखा पृथ्वी की, और ये है हमारा यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर ध्रुव होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारी विषुवत रेखा है या विषुवत को भूमध्य कह देते हैं, भूमध्य रेखा, ये हमारा ध्रुव है। तो क्या होता है दोस्तों, जो पृथ्वी की जो रेडियंस, ये जो त्रिज्या होती है यहाँ पर रेडियंस, ये थोड़ी कम होती है और ये ज़्यादा होती है भूमध्य रेखा पर। ये लगभग 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है और ये इससे कम होती है। तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, हमसे पूछ लिया जाता है अगर कोई आदमी भूमध्य रेखा पर खड़ा है और वो विश्व यहाँ पर ध्रुव की ओर जाए तो उसका क्या होगा दोस्तों, वेट है वो घटेगा या बढ़ेगा। और हमें पता है दोस्तों वेट है वो निर्भर किसके ऊपर करता है, वो निर्भर करता है जी के मान पर। अगर जी का मान बढ़ रहा है, जी का मान ज़्यादा है तो हमारा वेट भी ज़्यादा होगा, अगर जी का मान कम है तो हमारा वेट भी कम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम जी का मान ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये जो त्रिज्या है ये कहाँ पर ज़्यादा है, ये या ज़्यादा है भूमध्य रेखा पर। अगर यहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होगी तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर जी का मान घटेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर 10 का भाग दिया जाए तो ये जी का मान घटेगा या बढ़ेगा। सॉरी दोस्तों, अगर इसके अंदर 10 का भाग दें और फिर दोबारा हम 12 का भाग दें तो जी का मान पहली बार में ज़्यादा हो गया, दूसरी बार में। तो अगर 10 का भाग दे रहे हैं तो जी का मान लिया यहाँ पर 100 है Gmm बरोबर, और यहाँ पर r² बरोबर 5 है। तो इसमें अब तो आ रहा है 20, और ये मान घटे ना बढ़े तो ये 100 ही रहे, और अब इसमें 6 का भाग दें तो ये क्या है कि इससे 20 से तो कम ही आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर भूमध्य रेखा है, उसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ पर ज़्यादा है 21 किलोमीटर, तो यहाँ पर जी का मान क्या हो रहा है दोस्तों, कम होगा। यहाँ पर जी का मान कम होगा और यहाँ पर जी का मान ज़्यादा होगा। तो जहाँ जी का मान ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा दोस्तों, बाहर
भार भी अधिक होगा। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जी का मान निर्भर करता है भार पर, और जी निर्भर करती है किस पर, भूमध्य रेखा, ये जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की उसके ऊपर। तो ये तो हो गया दोस्तों विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आने पर। अब हाइट के ऊपर बढ़ने पर दोस्तों, हाइट ऊपर बढ़ेगी तो यहाँ पर एच जुड़ेगा। अगर पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर पृथ्वी तल की रेडियस ये त्रिज्या तो यहीं खत्म हो गई, और ऊपर जाएंगे तो जी के मान के लिए हमें यहाँ पर एच और डिनोट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एच डिनोट करेंगे तो फिर से क्या होगा कि जी के मान में कमी आएगी, और जी के मान में कमी आएगी तो पृथ्वी के जो ऊपर जाएंगे तो हमारे बाहर में भी क्या होगा दोस्तों, कमी आएगी। और अगर पृथ्वी के अंदर आ रहे हैं तो आप बोलोगे तो यहाँ पर तो देखेगा ये रेडियंस, ये जो हमारी ये जो त्रिज्या है ये कम हो रही है, ऐसे बोलेगा कि ये तो त्रिज्या कम हो रही तो अब हमारा जी का मान बढ़ना चाहिए, मतलब हमारा पृथ्वी के अंदर जाने पर भार बढ़ना चाहिए, वो घटता क्यों है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा दोस्तों, ये देखेगा ये GMM, ये देखेगा आप द्रव्यमान है वो भी तो हमारा घट रहा है। जो कैपिटल M है, जो हमारा ऊपर कैपिटल M रखा हुआ है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो ये देखिए ये भी घट गया। अगर द्रव्यमान घट रहा है तो अगर R घट रहा है तो हमारा द्रव्यमान भी घट रहा है, और R से तेजी से हमारा द्रव्यमान घट रहा है। इसीलिए तब हम पृथ्वी से नीचे आते हैं, पृथ्वी के अंदर खाड़ा खोदकर, जैसे आपसे कोई बोल दे कि किसी वस्तु को पृथ्वी के अंदर की ओर ले जाया जा रहा है, खाड़ा खोदकर, एक जैसे मैंने कुआं बनाया उसके अंदर की ओर लेकर गए तो उसका भार कम होगा ज़्यादा, उसका भार दोस्तों कम ही होगा। तो ऐसे ही भार कम होगा, उसका कारण ये होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मास है जो पृथ्वी का वो भी तो कम हो रहा है। वैसे तो पृथ्वी का मास 6 × 10⁻24 है, लेकिन अब यहाँ वस्तु आ गई तो ये गोला बनेगा, अब पृथ्वी का मास इतना थोड़ी ना रहेगा। तो ये मेन कारण है, ये आपने अगर समझ लिया तो आज के बाद आपका भार वाला क्वेश्चन तो कम से कम कभी गलत होगा नहीं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी से नीचे जाने पर भार कैसे घटता है, ऊपर जाने पर कैसे घटता है, और पृथ्वी के ऊपर ही सतह के ऊपर सबसे ज़्यादा जी का मान होता है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर सबसे ज़्यादा जी का मान होता है, तो सबसे ज़्यादा भार भी कहाँ पर, पृथ्वी के ऊपर ही। अब मैं आपका डाउट एक और मेट देता हूँ, आपको ये कंफ्यूज होता है कि दोस्तों भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। जैसे दोस्तों एक होता है हमारा भार, एक होता है द्रव्यमान। दोस्तों भार होता है वो किसी वस्तु के जड़त्व के ऊपर निर्भर ना, सॉरी दोस्तों, द्रव्यमान है वो वस्तु के जड़त्व पर निर्भर करता है। जड़त्व पर निर्भर करता है, और वस्तु की पदार्थ अवस्था पर। तो दोस्तों मेन जो हमारा द्रव्यमान है वो दो चीजों के ऊपर क्या होता है दोस्तों, निर्भर करता है। एक जैसे हम रबड़ की बॉल लेते हैं और एक हम लेते हैं लोहे की बॉल। अगर रबड़ की बॉल को फेंकेंगे तो वो ज्यादा दूर जाएगी, लोहे की बॉल है वो कम दूर जाएगी, क्योंकि वो पदार्थ की अवस्था में चेंज हो गया, इसलिए वो उसके द्रव्यमान के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। और जड़त्व का नियम क्या कहता है दोस्तों, जैसे हमने जो पहला नियम है जो गति का, उसके अंदर हमने देखा था न्यूटन की गति का पहला नियम है, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु है, अगर उसे हम उठा रहे हैं तो उसका जड़त्व, हिला रहे हैं तो उसका जड़त्व काम करेगा। उसे जो वस्तु जितना भारी द्रव्यमान की है उसे उलाने में, भारी द्रव्यमान की है उसे हिलाने में उतना ही ज्यादा बल लगता है। तो क्या है कि जो द्रव्यमान है वो जड़त्व के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमारा भार है, भार वो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। जी पर निर्भर कैसे करता है दोस्तों, जैसे कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर हमें इसे उठाना है तो क्या है दोस्तों, मैं इसे m द्रव्यमान की वस्तु को उठा रहा हूं तो क्या होगा दोस्तों, जो जी है वो उसे विपरीत दिशा में खींचेगा पृथ्वी की तरफ।
तो अगर हम m द्रव्यमान की मान लीजिए वेट की कोई भी वस्तु को उठा रहे हैं, W बराबर mg होगा, मतलब भार बराबर क्या होगा mg। और वैसे क्या होता है, हमारा जो द्रव्यमान होता है वो होता है m। किसी भी चीज का द्रव्यमान m होता है, लेकिन भार होता है हमारा mg, यानी जो द्रव्यमान इंटू भार, ये होगा द्रव्यमान इंटू भार, नहीं सॉरी दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो क्या होता है दोस्तों, भार होता है हमारा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, अगर किसी वस्तु का, अगर हम इस पृथ्वी के धरातल से ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, तो उसके भार में परिवर्तन होता है। भार में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि W बराबर mg होता है दोस्तों। तो mg होता है, न कि क्या होता है, द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर किसी चीज को हम दोस्तों उठाते हैं, तो उसके अंदर हम जैसे पृथ्वी से नीचे किसी चीज को लेकर गए, ऊपर किसी चीज को लेकर गए, तो उसके द्रव्यमान में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके भार में असर पड़ेगा, क्योंकि जो पृथ्वी जो वेट होता है उसका असर क्या होता है दोस्तों, उसके मान में g का असर पड़ता है। अगर धरातल से ऊपर लेकर जाएंगे किसी वस्तु को तो g घटेगा, तो उसका भार घटेगा, नीचे लेकर जाएंगे तो g घटेगा, तो उसका भार घटेगा, लेकिन उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हमसे क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है परीक्षा में, अगर मून पर किसी वस्तु को ले जाया जाए तो उसके भार में परिवर्तन होता है कितना, 1/6 होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो g का मान है उसका 1/6 भाग ही वहाँ पर g का मान है। तो यहाँ पर जैसे 60 किलो भार की कोई वस्तु हम यहाँ से वहाँ पर लेकर गए, तो वो वहाँ पर 10 किलोग्राम की ही आपको दिखाई देगी। 10 किलोग्राम नहीं, क्योंकि भार का मात्रक हम न्यूटन में लेंगे तो 10 न्यूटन की, हम बोलने में किलोग्राम बोल देते हैं, तो 10 न्यूटन की। लेकिन वहाँ पर हमने कहा 60 किलोग्राम की वस्तु, यानी 60 के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु हम लेकर जाते हैं, तो वहाँ चांद के ऊपर भी वो 60 द्रव्यमान वाली ही वस्तु वैसे की वैसी रहेगी, उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, जबकि उसके भार में अंतर आएगा। भार में अंतर इसलिए आएगा, W बराबर क्या होता है दोस्तों, W बराबर होगा हमारा मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मान चांद के ऊपर अलग है, पृथ्वी के ऊपर अलग है, तो इसलिए उसके भार में अंतर होगा, न कि द्रव्यमान में। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया होगा। अब हम दोस्तों कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में।